देखो बच्चा, हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। लाइट के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। दोनों की जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी मिल जाएगा तुम्हें। और मेन क्या है, हमने जो उसमें किया था उसका एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ, बहुत छोटे से। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहाँ से हमने क्या क्या अभी तक कवर किया है। पहला, हमने लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा। लाइट क्या होती है? इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी तो उसके आगे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा, तो अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक मतलब वो उस लाइट को रोक रहा है, तो लाइट उसके इधर उधर से मुड़ के नहीं जाएगी, तो पीछे स्क्रीन पे शेडो बन जाएगी। फिर हमने पढ़ा था ड्यूल नेचर के बारे में। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है कि लाइट जो है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों तरह का नेचर पोजेस करती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे दोनों नेचर्स को एक्सप्लेन किया था। तो हमने कहा कि लाइट दोनों तरह का नेचर पोजेस करती है, कोई नहीं, ठीक है। और जो लाइट ट्रैवल करती है वो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और वे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक ऐसे जा रही है, और ये दोनों मिलके आगे की तरफ बढ़ रही होती है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ठीक है। हमने ये सारा बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, ठीक है। वो पहले लेक्चर्स में हमने कवर किया। इसके बाद हमने किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था बच्चा? इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर किसी प्लेन सरफेस पे, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट आके टकराती है, तो टकरा के वो किसी एंगल पे बाउंस बैक करती है। किस एंगल पे जाएगी? जिस एंगल पे आगे टकराएगी सेम उसी एंगल पे वो बाउंस बैक करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था हमारा। फिर हमने कल वाले लेक्चर में हमने ज्यादा डेप्थ में बात करी थी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनका रिलेशन, इसके बारे में बात करी थी। और एक बात करी थी हमने कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्लेन मिरर से हमें पता चला था कि प्लेन मिरर क्या है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, वो रियल नहीं बना सकता। अब यहाँ वर्चुअल क्या होता है, इसको भी कल हमने विजुअलाइज किया था कि कोई ऐसी इमेज जिसको मैं स्क्रीन पे ना ला सकूं, दैट इज वर्चुअल। और जिस किसी भी इमेज को अगर मैं स्क्रीन पे ला सकूं, जैसे प्रोजेक्टर्स के थ्रू लाया जाता है या कनकेव मिरर के थ्रू कल हमने करके देखा था, तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। तो वर्चुअल और रियल का डिफरेंस हमने कल डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने बात करी थी कि फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। और इमेज जो इसके बाद रियल और वर्चुअल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जब हम बात करें कि इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए हम किस तरीके से इमेज फॉर्म कराते हैं, मतलब हम तो क्या ही कराते हैं बेसिकली। होता है क्या बच्चा? इमेज कैसे फॉर्म हो रही होती है? इमेज फॉर्म होती है जिस टाइम पे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू बाउंस बैक करके आती है। और अगर बाउंस बैक करके आती है तो हमें क्या दिखता है? हमें वो बाउंस बैक होने वाली लाइट हमारी आंखों में पड़ती है और तब हमें चीजें दिखती होती हैं, ठीक है। एक अजीब सा कुछ क्वेश्चन है मुझे, मतलब तुमने मे भी बचपन से हमने किया ही हुआ ये वाला। कोई बताएगा हमें चीजों के रंग क्यों दिखते हैं? अगर यहाँ पे एक बच्चे ने ग्रीन डाला हुआ है, एक बच्चे ने पिंक डाला हुआ है, एक बच्चे ने ब्लू डाला हुआ है, तो मुझे वो कलर्स क्यों दिख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी अलग कलर का दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी और कलर का दिख रहा है? यहाँ एक बॉटल रखी है वो ग्रीन कलर की है, एक बॉटल रखी है वो डार्क ब्लू कलर की है। ऐसा क्यों? कलर्स कहां से आते हैं? याद करो, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, छोटे क्लासेस में ये डिस्कस हो रखा है ऑलरेडी कभी ना कभी। हाँ जी बताओ। Because in light there are many colors and the color which is being reflected the most way. डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और कोई बच्ची ने क्या बोला? इन लाइट देयर आर मेनी कलर्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी कलर्स एंड द कलर विच बाउंस बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज सीन बाय द ऑब्जर्वर। जैसे कि अगर लाइट यहां से आ रही है, लाइट पड़ रही है इस बॉटल पे, इस बॉटल के पास एक प्रॉपर्टी है कि कुछ सर्टेन लाइट के हिस्से को एब्जॉर्ब कर ले और बस एक छोटे से हिस्से को वापस भेज दे रिफ्लेक्ट करके। तो वो जो वापस आ रहा है मुझे तो वो कलर दिख रहा है जो बाउंस बैक हो। बचपन में हमने यही पढ़ा है ना कि लाइट क्या होती है? लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स एंड द कलर विच रिफ्लेक्टेड बैक कैन बी सीन बाय आवर आईज। ऐसा ही है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो लाइट का अपना कलर क्या होता है? व्हाइट। लाइट का अपना कलर क्या हुआ? व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर क्या क्यों बना भाई? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, मे बी इसलिए। अगर मैं अब तुम्हें ये कहूं
कि कलर्स कुछ नहीं होते, अगर मैं ये कहूं कि कलर्स कुछ नहीं होते हैं, तो देखो मेरी बात समझना। अब कलर समझने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि बुक्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जिसको बुकिश नॉलेज चाहिए वो बुक्स वाली डेफिनेशन बच्ची ने बहुत बढ़िया बताई है कि जब लाइट आती है वो जाके टकराती है। अगर 7 कलर्स थे, लेट अस अज्यूम 7 कलर्स थे, 7 में से 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए, 7th कलर बाउंस बैक कर गया। वो जो 7th कलर बाउंस बैक कलर मेरी आंखों में पहुंचा, मैंने कहा ये रंग पहुंच रहे। ऐसा ही हुआ, इसी तरीके से कलर्स बनते हैं, और मतलब बनते नहीं, इसी तरीके से हमें कलर्स दिखते हैं। लेकिन लाइट है क्या? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है वो? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके अंदर एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, बहुत सारी एनर्जीज, और इसमें सिर्फ इतनी छोटी सी रेंज वाला विबग्योर वाले ही कलर्स नहीं है। सिर्फ उसमें 7 कलर जो विजिबल हमें दिखते हैं सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा एक्सरेज, इंफ्रारेड, गामा रेज, ये सब है। ये तो हमें सबको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज भी आती ही है सन से, है ना, एक्स रेज भी आती हैं, इंफ्रारेड भी आती हैं, थोड़ी थोड़ी सी हर तरह की रेज आ रही है। लेकिन हमारा जो ऊपर एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, या और हमारा जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, वो उसके ज्यादातर उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हम तक नहीं पहुंचने देती। और शायद इसी वजह से हम जिंदा भी हैं, क्योंकि अगर वो ना होती तो वो हार्मफुल रेज हम पे पहुंचती। तो अब इसका मतलब आ क्या रहा है? वहां से सन के पास से बहुत सारी एनर्जी आ रही है। अब हम कह रहे हैं वो व्हाइट कलर की है। व्हाइट कलर एक्चुअल में, व्हाइट कलर कहना ठीक भी है और गलत भी है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग सा कलर है। सोच के देखो, ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ कलर है, वो एग्जैक्ट व्हाइट जैसा भी कुछ नहीं है। बेसिकली होती क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हर पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो बाउंस बैक कर जाएगी। समझ रहे हो? मेरे पास यहां पे 10 बॉल्स थी, मैंने 10 की 10 फेंक के मारी दीवार पे। अब दीवार पे कोई 9 बॉल्स चिपक गई, उसने एब्जॉर्ब कर ली, पर एक जो 10वीं थी वो टकरा के वापस आ गई। तो मुझे वहां से ये आने वाली बॉल दिखी, तो मेरे हिसाब से उस दीवार में से ये एनर्जी रेडिएट हो रही है, यही वाली एनर्जी दीवार के पास से रेडिएट हो रही है। अब वो जो एनर्जी है वो कहां जाएगी? मेरी आईज में। वो कहां जाएगी? मेरी आईज में। आईज में कलर नहीं गया है, आईज में क्या गई है? एक उस बहुत सारी एनर्जी के हिस्से में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेरे आईज में रिफ्लेक्ट करके गई है। अब आईज के अंदर क्या होते हैं? फोटोसेंसिटिव सेल्स, जो हर तरीके की एनर्जी के लिए, जो लाइट की फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है, उस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए एक्टिवेट होते हैं, और वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि अरे भाई साहब, इतनी तरह की इस सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एनर्जी आंखों में घुसी है। तो ब्रेन उसको क्या इंटरप्रेट करता है? लाल कलर, लाल कलर, लाल दिख गया, लाल दिख गया। तो कलर्स कहां है? यहां पे, आंखों के भी अंदर जाके दिमाग के इंटरप्रिटेशन में। ऑब्जेक्ट्स के कलर नहीं है। ऑब्जेक्ट किसी कलर को एब्जॉर्ब या बाउंस बैक नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? बेसिकली हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाउंस बैक करा देना। और वो जो बाउंस बैक आने वाली एनर्जी है, वो एनर्जी जब मेरी आईज में पड़ती है, तो उस सर्टेन एनर्जी के लिए मेरा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि इस कलर, इस एनर्जी के लिए ये कलर, इस एनर्जी के लिए ये कलर। क्योंकि फोटोसेंसिटिव सेल है, अलग अलग तरह की एनर्जी के लिए अलग अलग अजम्पशंस हैं। कलर ब्लाइंड बंदों के साथ यही तो दिक्कत है ना, उनके फोटो सेंसिटिव सेल जब दिमाग में सिग्नल भेज रहे हैं, दिमाग उसको अलग ढंग से पढ़ रहा है ना, इसलिए वो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तो कलर्स बन कहां रहे हैं? बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर। क्लियर है ये? चलो वापस अब टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज मुझे कैसे समझा रहा हूं मैं? हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है बच्चा। अब देखो, यहां एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है, कल हमने प्लेन मिरर के बारे में जितना डेप्थ में बात करी थी, बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगाया था, उसके अंदर मुझे एक चीज समझ में आ गई थी भाई, जितने डिस्टेंस पे मैं शीशे से दूर खड़ा हूंगा, मिरर से दूर खड़ा हूंगा, उतनी ही दूरी पे मेरी इमेज दिखेगी। यही कल हमने बात करी थी, है ना। अगर मैं इतने डिस्टेंस पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, है ना। यहां पे मेरी इमेज बननी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना था। अगर मैं मिरर से
2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हो जाता हूं तो मेरी इमेज भी मिरर के बैक साइड पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे दिखती है। इस बात से किसी को कॉन्ट्रडिक्शन है? कोई इमेजिन करने में परेशान हो पा रहा है इसमें? शीशा सबके घर में है, हमने देखा हुआ है कि भाई मैं शीशे के पास जाता हूं तो अंदर वाला जो इमेज है वो भी मेरे पास आ रही थी, है ना, और मैं दूर जा रहा था तो अंदर वाली इमेज भी दूर जा रही थी। यही था कल हमने जो डिस्कस किया था, उसके अंदर यही सब था। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज मिरर। क्लियर बात है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं कि आगे की तरफ से वो शाइनी सरफेस है, पीछे की साइड से हमने उसको क्या किया, वो कोटिंग करी हुई है बेसिकली सिल्वर की, जिसकी वजह से लाइट बाउंस बैक कर सके। अब यहाँ इमेज बनेगी कैसे? देखो, एक तो क्या तरीका है, मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे मैं दिख रहा हूं सामने सामने बिल्कुल, बट अगर मैं यहां देखूंगा तो मुझे ये बच्ची दिखाई देगी। ऐसे ही होता, अगर हम शीशा यहां रख लेते एक बड़ा सा तो क्या होगा, तुम्हें मैं दिखाई दूंगा, मुझे तुम दिखाई दोगे। इसी तरीके से हम वो रिफ्लेक्शन से भी आंखें एक दूसरे की ऐसी फोड़ते हैं, है ना, किसी रिफ्लेक्टिंग शाइनी सरफेस से भी ऐसे ऐसे करके किसी सर्टेन एंगल पे करेंगे कि उस एंगल पे जाके उसके पास वहां से आने वाली धूप इधर जाके इसकी आंखों में लगे। ऐसे ही करते होते हैं, है ना। जब क्लास के अंदर हम जब धूप वगैरह आ रही होती है तो पेंसिल बॉक्स या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एडजस्ट करते ही हैं, मतलब यहां वाली धूप को इधर भेज रहे हैं। इसका मतलब मिरर में सिर्फ मैं खुद को नहीं देख रहा, मैं एक अगर मिरर एंगल पे लगा हुआ है तो यहां से मुझे वो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। कहां दिखेगा? अगर मान लो ऑब्जर्वर यहां है, अब अगर ऑब्जर्वर यहां है, लेट अस अज्यूम ये ह्यूमन आई है, ये है, ये ऑब्जर्वर है, ह्यूमन आई है, तो इसको कैसे दिखेगा? यहां से एक रे आएगी ऐसे, और ये एक सर्टेन एंगल पे, जिस एंगल पे टकराएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके लिए परफेक्ट रहेगा। और ऐसे ही बहुत सारी रेज आ रही होंगी ऑब्जेक्ट की, तो मान लो एक और आ रही है ऐसे, तो ये भी सेम ऐसे करके बाउंस बैक करके आ रही है, तो इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने ही एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये I1 और R1 मान लेता हूं मैं इसे। तो ये जो लाइट्स हैं, अगर ये मैं इनको डॉटेड को पीछे लेके जाता हूं तो ये एक सर्टेन पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, जहां पे हमें क्या दिखता है, इमेज। समझ में आई है? तो यहां से इंसिडेंट रे आके इधर को बाउंस बैक करी, इंसिडेंट रे आके बाउंस बैक करी, ऐसी सारी बहुत सारी आ रही होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा सा, तो सारी जितनी भी लाइट इधर उधर से पड़ के रिफ्लेक्ट कर रही होगी इधर से, तो हमें ये वाला हिस्सा, उसका सामने वाला हिस्सा हमें वहां पे दिख जाता है। और कितने डिस्टेंस पे? जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पे हमें उसकी इमेज फॉर्म होती हुई दिख जाती है। क्लियर बात है बच्चे? सिंपल है। इसके बाद हमने लेटरल इन्वर्जन के बारे में भी कल थोड़ी सी बात करी थी। लेटरल इन्वर्जन क्या था? लेटरल इन्वर्जन जो बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, लेफ्ट का राइट दिखता है शीशे में, है ना। एम्बुलेंस का हमने देखा हुआ है, क्यों लिखा होता है रेड, अगर हम शीशे में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। और इसको अगर मैं इस वाले हिस्से को शीशे में देखूंगा तो ये सीधा होके दिख जाएगा मुझे। तो होता क्या है लेटरल इन्वर्जन? द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड। यही होता है, शीशे के आगे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे सामने जो इमेज आ रही है, मैं अपना लेफ्ट हाथ खड़ा कर रहा हूं तो उसके राइट साइड वाला हाथ खड़ा होगा, लेकिन घड़ी दोनों ने उसी हाथ में पहनी है। वो एक्चुअल क्या फर्क होता है, मैं अगर यहां खड़ा हूं, मैं अगर घूम जाऊंगा तो मेरा ही लेफ्ट इस साइड में दिखेगा मुझे। समझ रहे हो? इसलिए वो लेटरल इन्वर्जन आ जाता है। तो लेफ्ट हाथ का मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये हाथ ऊपर कर रहा हूं, उसका बिना वॉच वाला हाथ ऊपर उठे। हो क्या रहा है ना, वो तो ज्यादा हो जाएगा, फिर सच्ची में डरने वाली बात हो जाएगी। हो क्या रहा है वहां पे, अगर मैं इस साइड का हाथ उठा रहा हूं तो उसका भी इसी साइड का उठेगा, लेकिन वो फ्लिप्ड इमेज है, इसलिए उसका वो हमारी ओर से वो राइट बन गया। याद है मूवीज में होता है लेफ्ट, तेरा लेफ्ट मेरा लेफ्ट, वो फर्क है ना। अब देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि लेफ्ट साइड चले जाओ, तो तुम्हारा लेफ्ट उधर जा रहा है, मेरा लेफ्ट उधर जा रहा है, तो गड़बड़ हो गई है, वो लेटरल इन्वर्जन हुआ, एक्चुअली फ्लिप हो गए हैं। ठीक है, दैट इज फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, वेयर एज लेफ्ट बिकम राइट साइड। यही है, ठीक है, वेयर एज द लेफ्ट बिकम्स राइट, एंड द फिनोमेना ऑफ रिवर्सिंग द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है बच्चा? ये अब लेटरल इन्वर्जन के बाद हमारा आता है टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। प्लेन मिरर का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको अच्छे से? उदय भाई साहब अच्छे से पता चला है ना? सबको पता चल गया कि प्लेन मिरर कैसे काम कर रहा था। अब वापस से अपने थोड़े से हथियार निकालते हैं। उसमें हमने क्या देखा था?
मैंने जब कल कराया था तो थोड़ा सा हमने कुछ प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके देखी थी चीज़ें, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये जो शीशा है जो मैं अपनी बुलेट में से निकाल के ले आया था, मैं तो किसी ने तोड़ दिया था तो मैंने वो यूज़ करने के लिए रख लिया। तो ये हमने पता लगाया था कि ये कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है। ये कन्वेक्स है या कनकेव है, इसके बारे में हमने बात करी थी। ये है क्या, ये इससे शुरू करते हैं। पहले ये एक काम करते हैं, इस हिस्से से शुरू करते हैं, क्योंकि इसको हम जज आसानी से कर सकते हैं। इस वाले हिस्से को, खड्डे को इग्नोर कर देना, चलो ऐसे देख, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये कौन सा है, ये कन्वेक्स पार्ट है, क्योंकि शाइनी सरफेस बाहर की तरफ एक्सटीरियर साइड में, तो कन्वेक्स है। तो ये है कैसे, अगर एक मैं स्फेयर अज्यूम करूं, फुटबॉल मेरे साथ ना इमेजिनेशन में आना, एक स्फेयर है बहुत बड़ा सा जो बाहर से शाइनी था, मैंने क्या किया, उसका एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा छोटा सा टुकड़ा काट दिया, वो यहां लगा दिया, तो वो बना कि नहीं ऐसा। तो एक स्फेयर का पार्ट है ये। मैं क्यों इतना इमेजिन करने को बोल रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जब मैं रे डायग्राम्स बनाऊंगा तो उसमें 3 डायमेंशन नहीं बनेंगे, वहां एक आर्क दिखेगा तुम्हें, ठीक है। जैसे यहां तुम देख सकते हो रे डायग्राम, यहां स्फेयर नहीं है, यहां क्या है, एक आर्क है, ये सर्कल है, क्योंकि मैं 3D ड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसीलिए विजुअलाइज करा रहा हूं कि तुम्हें क्लियर हो कि वो एक आर्क नहीं है, वो एक ऐसा सा कर्व है पूरा, इस तरीके से पूरा एक सरफेस है। समझ में आई ये बात। तो ये जो पूरा सरफेस है, अगर मैं इसको रखता हूं और ये ऐसे घूम के पूरा गोल बनता, तो क्या बनता, एक स्फेयर बन जाता चारों तरफ से पूरा। तो इसका एक सेंटर भी होता, वो जो सेंटर होता उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगर शाइनी सरफेस अंदर की तरफ हो जाता, जैसे चम्मच के अंदर वाला हिस्सा, तो ये कनकेव कहलाता है। शाइनी सरफेस बाहर की तरफ होता है तो उसे कन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। अब कन्वेक्स और कनकेव के बारे में बताना शुरू कर रहा हूं मैं, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक्स में साथ के साथ थोड़े थोड़े से कीवर्ड्स लिखते चलोगे तो आसान हो जाएंगे, चीजें आधी याद हो जाएंगी। बाकी नोट्स के थ्रू गो थ्रू कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ना क्विक नोट से अपने बनाते चला करो, जिससे ना याद होना शुरू हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या बचा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। यहां पे सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू R/2। F क्या है यहाँ पे, F इज इक्वल टू R/2 का मतलब क्या है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कुछ नए शब्द आ गए, तो चलो इनको अब हम समझने की कोशिश करते हैं और एक एक करके ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और उसके साथ विजुअलाइज करेंगे। किसी को वहां रेड मार्कर दिख रहा है? हाँ सर, मिल गया, ठीक है। देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि एक्यूरेट बनाने की। अदरवाइज देखो हम फ्री हैंड ही बनाते हैं, बहुत कैलकुलेशंस के साथ नहीं बनाएंगे। एक बारी जस्ट समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा एक्यूरेट बना लूं इसे। अभी करते हैं कुछ, एक काम करते हैं, अभी के लिए मेरे पास ये जो स्केल है इसका सॉरी 30 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 30 की जगह 24 सेंटीमीटर। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रॉक्स 24 ले लेता हूँ। ये एक तो रस्सी थोड़ी स्ट्रेचेबल सी है तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो ये 100% एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट कोशिश करते हैं कि 100% एग्जैक्ट बनाने की। तो ये ठीक है, ये हम पहुंच गए यहाँ पे। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल बनाने की निंजा टेक्निक, क्योंकि वो नहीं है ना, मेरे पास कंपास नहीं है और मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो सर्कल एग्जैक्ट सर्कल बनता नहीं है मेरे से कभी। ये देखो, तो ये बना हमारा, एक बार इसको फिर से नाप लेते हैं थोड़ा सा। ये एग्जैक्ट 24 है, तो ये पकड़ा सेंटर, ठीक है, और यहाँ रख के थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ रख के ये कर्व बन गया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या आ गया है मेरा, सेंटर। किसी को दिक्कत? अगर मैं इसे पूरा गोल बना देता तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये जो बन गया है मेरे पास, ये एक आर्क बना है। यहाँ मैं फिर बार बार समझा रहा हूँ, ये आर्क नहीं है, ये क्या है, इस टाइप का 3 डायमेंशन कर्व है, पूरा 3 डायमेंशन सरफेस है। वो 3D में ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए वो आर्क जैसा तुम्हें दिखेगा भी, ठीक है। लेकिन इमेजिनेशन में साथ साथ रहना तो तुम्हें समझ में आएगा। अब यहां से जब हमने ड्रॉ किया था, ये देखो बनाते हुए मैंने कहा था ना स्ट्रेच होएगा थोड़ा सा,
तो ये जो बना है, लेट अस कंसीडर इट अप्रोक्सीमेटली 26 बना है बच्चा, ये अप्रोक्स है 25.8 वगैरह कुछ है, पर 26 मान लेते हैं फिलहाल। तो ये अगर सेंटर से जो बन रहा है ये 26 सेंटीमीटर है, ये क्या है हमारा रेडियस, ये क्या है रेडियस, इसको क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम डिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब मान लेते हैं एक और काम करते हैं, इसको मैं अभी कनकेव मिरर बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर का मतलब जो बाहर वाला पार्ट है वो पॉलिश्ड होता है और अंदर वाला पार्ट शाइनी होता है, चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह। क्लियर है बच्चा। ये कनकेव मिरर कैसा होता है, जैसा चम्मच का अंदर वाला हिस्सा है जहां से हम खा रहे होते हैं, ऐसे जैसे ये केव है, यहाँ कनकेव ऐसा हो गया है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसे करके ढलान है इसके अंदर, और बाहर वाला पार्ट शेडेड है और अंदर वाला पार्ट शाइनी है। एग्जैक्टली इसी को मैंने मैग्नीफाई करके बड़ा करके ऐसे बना दिया। डन है, इमेजिन कर पा रहे हो मेरे साथ। अब होगा क्या, पहली बात तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, ये जो एक लाइन है बीच में जो जा रही है ये पूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक इस पॉइंट को पी नाम देते हैं, पोल के लिए वर्टेक्स होता है जो, ये पी पॉइंट है और ये हमारे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 26 सेंटीमीटर। डन है। अब अगर मैं मल्टीपल पैरेलल लाइंस इधर भेजता हूं, मान लेते हैं कि दूर से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, ऐसे आ रही है, इसको हम विजुलाइज भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहां पे होगा क्या बचा, ये पैरेलल लाइन, एक मिनट थोड़ी पैरेलल बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना एक्यूरेट हो सके बन जाए। ठीक है, तो ये एक पैरेलल लाइन आई है यहां से, तो यहां पे जब ये पैरेलल लाइन इससे टकराएगी तो एक चीज ध्यान से देखना, कोई जादू नहीं है इन चीजों में, सीधा क्या है यहां से टकराएगी तो यहां एक नॉर्मल बना ले। क्या हुआ, एक नॉर्मल बन गया बच्चा। नॉर्मल क्या होता है, जो मिरर के साथ परपेंडिकुलर होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल क्या किसको कहते थे हम, अगर कोई भी मिरर है उसके साथ जो एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज नॉर्मल। अब अगर यहां पे टकराया तो इस जगह पे ये परपेंडिकुलर लाइन है उसके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जितने एंगल पे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये यहां से ऑलमोस्ट सेम एंगल पे आके यहां कहीं टकरा जाना चाहिए, है ना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। सिमिलरली जो ये लाइन जाएगी इसके लिए जो नॉर्मल आएगा वो अलग बनेगा थोड़ा ऐसा। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाएंगे, ये ऐसे इक्वल हो जाएंगे। तो हो क्या रहा है, जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस भेज दूं मैं, जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस भेजूं, हर पैरेलल लाइन रिफ्लेक्ट होके एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चा, फोकस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। समझ में आया। जहां पर सारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ रे जितनी भी जाएंगी वो जहां पे टकराते हैं इसको एफ कहते हैं, फोकस। और ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, दैट इज 26/2। ये 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। वो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए वो 13 पे आई नहीं, थोड़ा इधर उधर करके 13 पे आना चाहिए था। ठीक है, बट इमेजिन कर पा रहे हो ये कहां है, ये 13 सेंटीमीटर पे। मुझे कैसे पता चला ये 13 होगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन याद रहेगा पक्का। तो जितनी भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट हैं, जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट हैं, वो सारी एक पॉइंट पे मिलेंगी ही मिलेंगी। और अगर एक पॉइंट पे मिलेंगी तो जब सारी लाइट्स एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो क्या फॉर्म होती है, इमेज। क्या फॉर्म होती है, इमेज। अगर खुद मा खुद रिफ्लेक्ट करके लाइट एक पॉइंट पे मीट कर जाती है तो हम कहते हैं इसकी यहां पर कौन सा फोकस है,
रियल फोकस। क्या है ये? रियल फोकस। ठीक है, हाँ जी। तो रियल फोकस है ये। अब वर्चुअल क्यों बोलूंगा मैं, वो अभी आगे कन्वेक्स के बारे में दिख जाएगा। तो ये जो मिरर है ये क्या कर रहा है, ये सारी पैरेलल बीम ऑफ रे लाइट्स को क्या कर रहा है बच्चे, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है ना लाके, सारों को रिफ्लेक्ट कर रहा है और रिफ्लेक्टिंग लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे। तो इसको मैं कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकता हूं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सारी जो सीधी जा रही थी लाइट उनको एक जगह पे मिला रहा है। एक जगह पे मिला रहा है मतलब क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो मिरर है कनकेव मिरर, ये कन्वर्जिंग मिरर है कि नहीं? ठीक है, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर आ गया, डन है। और कन्वर्जिंग मिरर है, इसकी फोकल लेंथ कैसी आती है, ये रियल फोकस है। अब एक और चीज समझाता हूं, जितने भी डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट होते हैं उन डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। कैसे, अब समझो, लाइट इधर से आ रही थी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो इधर से आने वाली लाइट के ऑपोजिट साइड में मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑपोजिट साइड में मेरे को फोकल लेंथ निकालनी पड़ रही है कि नहीं? फिर से समझो, ये P जो है ये क्या है बेटा, मेरा रेफरेंस पॉइंट। मैं साइन कन्वेंशंस बता रहा हूं, इनको वापस एक बार और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूं। तो ये पॉइंट के हिसाब से जिस तरफ से लाइट आ रही है उस लाइट के ऑपोजिट साइड के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव, और उस लाइट के सेम डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के सारे डिस्टेंस यहां पे नेगेटिव हैं और राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव हैं। पर राइट साइड में फिलहाल कुछ बन नहीं रहा है ना? तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड में क्या बना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एज पर साइन कन्वेंशन मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखूंगा, -26 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ क्या निकलेंगी, -13 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इसमें क्या निकलेगी बच्चा, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। रियल फोकस की वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी, नेगेटिव। क्लियर है ये बात? साइन कन्वेंशन याद रहेगा साथ में अब, कि जो कन्वेक्स, अगर कनकेव मिरर है, कन्वेक्स होगा तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगी, उसको भी दिखाता हूं। तो कनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव रहेगा, और कनकेव मिरर का फोकल जो फोकस होता है बेसिकली वो भी क्या होता है, रियल फोकस होता है। क्लियर है ये बात? पक्का? डन। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर, यहां देख सकते हो, दिख रहा है ये वाला, है ना? मैं एक काम कर रहा हूं, मैं उस पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर वो नीचे की साइड आ जाएगा सारा, उसके ऊपर ही हाईलाइट करके तो मैं समझा रहा हूं एक एक करके। ये देखो, इसको जूम कर लेते हैं, ये रहा अपना। तो ये जो है ये किसके लिए बच्चा, कन्वेक्स के लिए। अब कन्वेक्स कैसा होता है, देखो हमें क्या पता है, कन्वेक्स के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, शेडेड पार्ट। अंदर वाला पार्ट सारा शेडेड पार्ट है। कन्वेक्स क्या होता है, जिसमें बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जैसे ये है, ये बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर शेडेड है ना? तो बनेगा तो उसी तरीके से स्फेयर का एक हिस्सा। तो यहां पे अब लाइट आ रही है एक काम करते हैं, इसको इससे कर लेते हैं, चलो ठीक है। देखो अब जब ये एक लाइट आ रही है तो यहां पे इस पे ध्यान देना, ये जो अभी मैंने हाईलाइट करी है ग्रीन कलर वाली, दिख रही है? यहां पे क्या होगा, अब यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे एक यहां परपेंडिकुलर बनेगा जो कि नॉर्मल बनेगा। ये नॉर्मल हुआ कि नहीं, 90 डिग्री बना ना यहाँ पे। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हुआ कि नहीं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां से लाइट अगर ये तो वापस उधर भाग गई, क्या हुआ, ये लाइट आई यहां से और ये टकरा के उधर चली गई, तो हमारी जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये यहां गई। किसी को दिक्कत? ऐसे ही अगर मैं एक और बनाता हूं, कोई भी बना लेते हैं, मल्टीपल, रुको और ना ड्रॉ ही कर लेते हैं साथ साथ में, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरी रे की बात करूं, एक और रे भेजते हैं इधर, अगर मैं ऐसे भेजता हूं, ये यहां पर क्या है, यहां नॉर्मल कैसा बनेगा बच्चे, ऐसा सा कुछ, ऐसा सा बन रहा है। तो इसके साथ ही ये जो लाइट आएगी ये यहां कहीं ऐसे करके चली जाएगी, रिफ्लेक्टिंग लाइट जो आएगी हमारी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम,
तो तुम्हें कहीं पर भी इन दो लाइट्स के मीट होने की संभावना दिख रही है? ये तो दूर दूर जाती जा रही है, ये मीट तो कर ही नहीं सकती। ऐसे ही अगर मैं नीचे की साइड भी बना के दिखाता हूं तुम्हें, तो देखना, जैसे कि ये रेड लाइट भेजते हैं यहां से, मान लो यहीं से भेज देते हैं कि हमने भेजी, ऐसे एक लाइट भेजी, तो यहां पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो कैसा होगा? ऐसा सा कुछ नॉर्मल आएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम बन के, तो ये यहां कहीं बाउंस बैक करके चली जाएगी। तो ये एक बात बताओ, ये किसी भी तरीके से ये आपस में मीट तो नहीं कर सकती हैं, ये वाली रे उनके साथ कहीं रिफ्लेक्ट होकर मीट करे, पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये तो सीधी आती हुई लाइट को भी, अगर मान लो मैं पैरेलल बीम ऑफ रे कितनी सारी भेज रहा हूं, जितनी भी भेज दूं, मैं एक और भेज रहा हूं, ये पैरेलल बीम ऑफ रे भेजी, तो ये भी इसे क्या करेगा, ये इसे भी भगा देगा यहां पे। तो हर पैरेलल लाइट को ये क्या कर रहा है, ये तो डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है इधर उधर। कनकेव ने क्या किया था, सारी लाइट्स को एक जगह पे कन्वर्ज किया था, मिला दिया था, हर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे मिलाया था। इसने क्या किया, हर पैरेलल बीम को दूर भेज दिया। इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे भैया, विजुलाइज करेंगे लेजर लाइट्स की हेल्प से और इन सब की हेल्प से, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन एक बार पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है, यहां पर सारी पैरेलल बीम ऑफ रेज क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब इसका फोकस पॉइंट तो कोई बन ही नहीं रहा। फोकस पॉइंट क्या था, जहां पर सारी की सारी लाइट मीट करे, यहां तो एग्जैक्ट मीट नहीं कर रही। तो हम क्या करते हैं, इनको डॉटेड जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, इनको पीछे की तरफ खुद अपने आप एक्सटेंड कर लेते हैं खुद एक्सटेंड कर लेते हैं। और जैसे ये थोड़ा सा मेरी ड्राइंग की वजह से गड़बड़ हो रखी है, वरना इतनी खराब नहीं होती, ठीक है। ये जैसा आएगा यहाँ पे कहीं, यहाँ नॉर्मल बन रहा होगा। तो ये जितनी भी हमारी रिफ्लेक्टेड लाइन थी, मैंने उन सबको क्या किया, डॉटेड लाइन अपने आप पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो एक इमेजिनरी पॉइंट मिला हमें, जहां पे उनको एक्सटेंड करने के बाद एक पॉइंट मिला है। हमें क्या मिला है, जब लाइट्स को हमने रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड किया अपने आप, तो एक पॉइंट मिला जहां पे वो सारी मीट करती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। ये किसका फोकस है, कन्वेक्स मिरर का। तो ये अपने आप तो मीट नहीं कर रहा था, हमें खुद डॉटेड लाइन पीछे को एक्सटेंड करके मीट करानी पड़ी। तो जहां हमें खुद डॉटेड लाइन ले जाकर एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ता है, ऐसे पॉइंट को, ऐसे फोकस को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस। उदय भाई साहब ध्यान दो, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस। क्लियर है? जिस किसी को थोड़ी बहुत थकान महसूस होने लग जाए, ये लगे कि भाई नहीं मजे नहीं आ रहे हैं, उससे बात कर लो, शायद आ जाए। नहीं भी आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें मजे नहीं आ रहे, तो कुछ तरीका बदलेंगे फिर, है ना। पर इन्वॉल्व रहो बच्चे, ठीक है। अभी मौसम भी ऐसा सही आएगा, सुस्ती वाला, थोड़ा सा और जोश बनाए रखेंगे। नहीं भी बनेगा तो कोशिश करेंगे, फाइट करेंगे अपनी नींद वगैरह से, ठीक है। थके हारे बच्चे तुम आओगे मासूम सी शक्लें लेके, पर कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो एनर्जी बनाए रखेंगे साथ में, ठीक है। कहीं लगता है ना कि लो हो रही है एनर्जी, थोड़ा सा वीक पड़ रहे हो, तो उसी टाइम पे मुझे बोल दो, मैं अपने तरीके से फिर चीजें चेंज करने की कोशिश करूंगा, या वही लेक्चर रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने के लिए ना कोशिश करो कि अपने आप से ना फाइट करो कि इन्वॉल्व रहो। जितना आप बॉडी को लेट इट गो वाले फील में ले जाओगे तो सुस्त होते जाओगे। और तो अब हमारे पास देखो, वापस आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे क्या है बच्चा, कि जितनी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही थी वो सारी डाइवर्ज हो रही थी। अक्षत थोड़ा धीरे बेटा। तो जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही थी वो सारी डाइवर्ज हो रही थी। तो डाइवर्जिंग रेज को, जो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्जिंग रेज थी, उनको डॉटेड करके हमने पीछे मीट करा दिया। तो जिस पॉइंट पे मीट कराया उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। और ये फोकस क्या होता है बच्चा, अगर हमारे पास कन्वेक्स है, मैं यहां फ्री हैंड डायग्राम ही बना रहा हूं ऐसे, कि अगर मेरे पास ऐसे कन्वेक्स है, ये बीच में क्या बनाइए बच्चा, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने बनाई थी, जिसके रेफरेंस में जितनी भी मैं पैरेलल बीम ऑफ रेज भेजूंगा वो यहां भाग रही है, कहीं कहीं पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही थी। तो ये जहां पर भी एक पॉइंट पे अगर मीट कर जाएंगी, तो ये जहां पर भी एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, फोकस। क्लियर है? तो मुझे खुद डॉटेड लाइन ले जाके मीट करानी पड़ी है। तो जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चा, डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को फैला रहा है उल्टा,
डाइवर्ज कर रहा है, मीट नहीं करा रहा है एक पॉइंट पे। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ कहां है, इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे गोल बनाऊंगा तो इधर का ही आएगा, आएगा कि नहीं? तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी उसी डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आया कि नहीं? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। फोकल लेंथ आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ ही, लेकिन दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। और जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल। फोकस क्या होता है? वर्चुअल फोकस, क्योंकि खुद लाइट मीट नहीं कर रही थी। जैसे यहां रिफ्लेक्टेड लाइट खुद एक पॉइंट पे मीट कर गई थी, तो उसको हमने क्या कहा था कि वो रियल फोकस है, जैसे कनकेव की बारी में था। तो यहां पर क्या होता है हमारे कन्वेक्स के बारे में? वर्चुअल फोकस होगा। क्लियर बात है बच्चा? ये तो ये पॉइंट समझ में आ गई है। फोकल लेंथ नेगेटिव, रियल फोकस। कन्वेक्स में क्या होगा? वर्चुअल फोकस, और फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगा, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव रहेगा। किसी को दिक्कत बच्चा इसमें? बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो अब इसके बाद है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आज का लास्ट टॉपिक, इसको वाइंड अप करते हैं फिर। देखो यूजेस में क्या है बच्चा, सबसे पहले शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। जो कनकेव मिरर है, देखो शेविंग वाला तुम्हें अभी नहीं पता होगा, लड़कियों को पता चलना नहीं है, लड़कों को अभी टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, शेविंग मिरर्स को यूज करने में। लेकिन मे भी तुमने मेकअप रूम में देखा हो या वहां गए हो कभी शेविंग मिरर्स। ऐसा है कि देखो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन स्पेशल टाइप के मिरर्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत, कोई अगर बेच रहा हो तो, खरीदना हो तो किसी को मिल जाएगा। दूसरा बेस्ट तरीका बताता हूँ, किसी भी ज्वेलरी शॉप पे अगर जाओ तो मेनली ज्वेलरी शॉप पे गोल से सा शीशा लगा होता है, तो ना वो दूर से ही बहुत क्लोज दिखाता है, जूम्ड इमेज दिखाता है, उसे ध्यान से देखना। वैसा ही होता है शेविंग मिरर। होटल्स में कहाँ पे? हाँ वो फ्लिप वाले भी होते हैं वैसा, हाँ वो भी होते हैं। तो उनमें है क्या? वो मिरर है, लेकिन वो कौन सा है बच्चा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या कर रहा है यहाँ पे? जो हमारे पास कनकेव मिरर है, शेविंग मिरर है, टू सी लार्ज फेस। अब एक बात समझो, लार्ज फेस कैसे दिखेगा भाई? अगर इसमें मैंने कल क्या बोला था तुम्हें कि अगर मैं इसमें खुद को देखना चाहूं, ये मेरे पास कनकेव है, तो अगर तुम खुद को देखना चाहोगे, पता क्या, मैं उल्टा दिख रहा हूं। चम्मच है सबके घर में, चम्मच जिस साइड से खाते हैं, जिस साइड से कनकेव है, उसके अंदर खुद को देखना, ऐसे करके देखोगे उल्टी शक्ल दिखेगी उसमें, ट्राई कर लेना जी। और अगर उसको क्लोज ले आओगे, अगर उसको क्लोज लेके आओगे तो बहुत बड़ी सी शक्ल दिखेगी। मेनली ज्यादा क्लोज लाते तो नाक ही नाक दिख रहा होता है, ऐसे है ना। इसमें अब जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं बहुत क्लोज ला रहा हूं तो मेरी आंख दिख रही है सिर्फ पूरे में, बहुत जूम्ड व्यू दिख रहा है। मतलब जब मैं पीछे कर लेता हूं तो एक्चुअल क्या होता है ना, ये भी हमारा एक आगे टॉपिक आएगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है इससे, तो इसके अंदर कैसी इमेज बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। तो मैं उल्टा दिख रहा था, लेकिन अगर मैं इसके ज्यादा क्लोज आता हूं, इसके फोकल लेंथ के पास पास कहीं या उससे आगे आ जाता हूं, तो वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो शेविंग मिरर्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक ऐसा मिरर लगा देते हैं जिसका फोकल लेंथ काफी बड़ी है, अगर उसके अंदर बहुत दूर से जाके देखोगे तो उल्टे दिखोगे। तो वो ज्यादातर क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज, हमारी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज दिख रही होती है। दूसरा, रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च। टॉर्च देखी हुई है सबने, उसके अंदर ऐसे करके रिफ्लेक्टर होता है, यहां पे बल्ब होता है, तो उससे जितनी भी लाइट इधर उधर जा रही है, वो बल्ब कहां लगाया जाता है? फोकस पे। अब वहां से जितनी भी लाइट जाएंगी वो सारी पैरेलल जाएंगे। तो इसीलिए जो टॉर्च होती है जो थोड़ी ठीक ठाक आती है, उसमें देखा लाइट ना सीधी जाती है ज्यादातर, तो उसमें क्या होता है, कनकेव मिरर एज ए रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। फिर है हमारे पास और क्या है, यूज बाय डेंटिस्ट। वो मुंह में जब डाल रहे होते हैं, एक छोटा सा होता है, उसके अंदर वही मैग्नीफाइड देखने के लिए। कनकेव डिश आर यूज इन टीवी डिश एंटीनास। देखिए जो डिश एंटीना लगा होता है वो ऐसा साइज तो लगा होता है कुछ, है ना, जो बड़ी सी एक प्लेट सी लगी होती है ऐसी, और उसके एक पॉइंट पे एक रिसीवर लगा होता है, देखा है वो माइक जैसा सा कुछ लगा होता है वहां, वो रिसीवर है। वो क्या कर रहा है, सैटेलाइट से जो रेज आ रही हैं वो यहां से टकरा के एक फोकस पे मिलेंगी कनकेव के, तो जिस फोकस पे जहां मीट करेंगे, मतलब इतनी सारी रेज एक पॉइंट पे मीट कराएंगे, और ये क्या हुआ, उसका फोकस, जहां पे वो सिग्नल को कैच कर लेगा। समझ में आइए। और कहा है, लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू फोकस सनरेज फॉर सोलर फर्नेसेस में। वही है, बहुत सारे कनकेव मिरर लगा दिए, दूर से लाइट आ रही है और वो एक पॉइंट पे फोकस कर देगी, सोलर फर्नेस का काम करेगा। इतनी सारी हीट एक जगह पे मीट करेगी तो गर्मी पैदा हो जाएगी, ज्यादा हीट अप हो जाएगा। कन्वेक्स कहां यूज होता है, रेयर व्यू मिरर। क्यों, हमें उल्टा नहीं देखना,
हमें रियल इमेज नहीं चाहिए। सड़क पे चलते हुए हमारा मेन टारगेट होता है भाई हमें सीधा दिखे बंदा जैसा है, तो इसलिए हम कौन से यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर्स, क्योंकि कनकेव में थोड़ी सी दूर जाते ही उल्टी इमेज दिखेगी। चम्मच में देखना खुद को, उल्टी साइड से जब चम्मच पकड़ोगे तो खुद को देखोगे तो देखना वो ना कुछ भी कितना ही दूर आगे पीछे ले जाओ उल्टे नहीं दिखोगे एटलीस्ट। तो इसमें जैसे तुम जितना मर्जी तुम देखो इसे, इसमें उल्टे नहीं दिख रहे हो, जैसे यहां देखो इसमें क्लियरली देख पाओगे, और इससे पूरी क्लास दिख रही है ऑलमोस्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के शेप की वजह से। तो वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, लेकिन इरेक्ट बना रहा है, सीधी बना रहा है। तो ये हमारे पास कहां बनता है बच्चे, जो रियर व्यू मिरर्स के लिए और शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, वो इसीलिए लगाते होते हैं। शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में ऊपर लगा देते हैं कि दुकान वाला यहीं से देखता रहता है कि सारे शॉप पे चल क्या रहा है। जैसे अब यहाँ से पूरी इस छोटे से हिस्से से मुझे पूरी क्लास दिख रही है, ठीक है। तो ये यूजेस समझ में आ गए हैं, रीजन समझ में आ गया क्यों करते हैं, इनको याद रखेंगे। आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।